गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस आ रही है ना गौरव? यस मैम। हाँ चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक बताया गया है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे 15th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी किसको बोला जाता है? तो किसी भी इन अ 15th ग्रुप जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और एक हमारा क्या हो जाता है? बिस्मथ हो जाता है। ठीक है, इन सारे एलिमेंट की मुझे क्या बतानी है? केमिकल रिएक्टिविटी बतानी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी हम डिसाइड करते हैं। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर डिस्कस करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आता है? 2 और 5 आता है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसकी वैलेंसी के बारे में बात की जाए ऑक्टेट कंप्लीट करने के बेसिस पे तो क्या होती है? -3 होती है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 5 होगा और वैलेंसी कितनी है पूछा जाएगा तो वो -3 हो जाएगा। अब देखो, अगर इसका हम जो अबाव प्रिंसिपल होता है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जिसमें ये हमारा क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा और उसके बाद 2p हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये मेरे क्या हो गए? लास्ट सेल हो गए। और 3 + 2 क्या करोगे तो भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बात वही है। अब देखो, इस S और इस P में ये कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो S यहाँ पे क्या है? फुली फिल्ड है, मतलब पूरी तरीके से फिल्ड है, क्योंकि S पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और वो पूरी तरीके से फिल हो गया, मतलब वो फुली फिल्ड हो जाता है। और जो हमारा P ऑर्बिटल है वो कैसा है? हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? भरे हुए हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, लगभग 5 एलिमेंट प्रेजेंट हैं और सभी का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। और इस लास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम क्या निकालते हैं? केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो अपनी रिएक्टिविटी में बहुत सारा डिफरेंस शो करते हैं। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ बोला जाए किसको रिप्रेजेंट नहीं करते? रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते उसके बारे में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इन 5 एलिमेंट में से कौन किस टाइप से रिएक्टिव होता है। जिसमें नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन को क्या बोला गया है कि ये लेस रिएक्टिव होता है और डज नॉट रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट इन अ नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पे, मतलब मैंने कोई टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस नहीं किया। जो जनरल टेम्परेचर और प्रेशर होता है उस पे अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्शन किसी के साथ कराए तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता नॉर्मली। सिर्फ वो कौन से फॉर्म पे मिलता है? N2 के फॉर्म पे मिलता है, हमको ये बात पता है। तो इस हिसाब से बोला गया कि नाइट्रोजन कैसा होता है? लेस रिएक्टिव इन अ नेचर इन अ नॉर्मल स्टेट। ठीक, लेकिन अगर हम किसकी बात करें? फास्फोरस की बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो हमारा क्या होता है? फास्फोरस होता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस आपको यहाँ पे 3 टाइप के फास्फोरस मिलेंगे जो कि नेचर से अवेलेबल होते हैं। एक आपका व्हाइट फास्फोरस होता है, एक आपका रेड फास्फोरस होता है और एक आपका ब्लैक फास्फोरस होता है। ये सारे क्या हैं? दिस इज अ एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉप्स किनको बोला जाता है? जिनमें
फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ऐसा कोई भी केमिकल जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, सेम है। मतलब व्हाइट फास्फोरस भी बोला जाएगा तो भी मैं उसको P से रिप्रेजेंट करूंगी, रेड फास्फोरस बोला जाएगा तो भी मैं उसको P से रिप्रेजेंट करूंगी, और ब्लैक फास्फोरस बोला जाएगा तो भी मैं उसको P से रिप्रेजेंट करूंगी। मतलब ये भी मेरा एक फास्फोरस हो गया, ये भी फास्फोरस, ये भी फास्फोरस हो गया। अब देखो इन सभी का ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये कैसा है, सेम है। मतलब केमिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है। और अगर हम देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो कलर होता है, ओडर होता है, स्टेट होता है, टेस्ट होता है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी में लेते हैं। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये व्हाइट कलर का फास्फोरस हो गया, ये रेड कलर का हो गया, ये ब्लैक कलर का हो गया। मतलब इसके कलर में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसको क्या बोला जाएगा, एलोट्रॉप बोला जाएगा। तो ये व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस जो होते हैं, ये सारे के सारे फास्फोरस के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम फास्फोरस के रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो व्हाइट फास्फोरस इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। किस कंडीशन पे मैं बात कर रही हूँ अभी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, जो जनरल कंडीशन नेचर पे जनरेट होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और अगर उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाना है मतलब टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन होता है वो कैसे स्टेट में एग्जिस्ट करता है, N2 के स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो वो लेस रिएक्टिव इन नेचर होता है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता है। लेकिन अदर फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं, जिसमें फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें से एक एलोट्रॉप हमारा क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, जो कि काफी हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है इन अ नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हम इसका किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आसानी से ये क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो इन अ फास्फोरस जो हमारा उसका एक एलोट्रॉप होता है, जिसको क्या बोला जाएगा, व्हाइट फास्फोरस बोला जाता है, उसका रिएक्टिविटी नेचर क्या होता है, मोर होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, बिकॉज इसको ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्फोरिक ऑक्साइड क्या कर देगा, प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, इसके बाद इसी ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाता है, आर्सेनिक, जिसको AS से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद वाला हमारा क्या होता है, एंटीमनी, जिसको SB से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद वाला क्या होता है, बिस्मिथ, जिसको BI से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी एयर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, उनके ऑक्साइड्स को बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी हल्का सा आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इससे ये बात पता चल गई कि इन 15th ग्रुप एलिमेंट जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, जिसमें फास्फोरस के एलोट्रॉप में से व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, और बाद के जो एंटीमनी और बिस्मिथ और क्या जो हमारा आर्सेनिक होता है वो भी रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, बिकॉज जब इनको नेचर के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड को बना लेते हैं। अगर केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे इन एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो नाइट्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट होता है, और ये डायएटॉमिक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है ये एक कलरलेस गैस होता है। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें 3-3 बॉन्ड की क्या होती है, शेयरिंग होती है, इस वजह से। और इन 3 बॉन्ड में से नाइट्रोजन के सेंटर पे शेयरिंग के
ट्रू, कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है? 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें से जो सेंटर वाला है वो आपका कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। ऊपर वाला आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा और नीचे वाला भी आपका कौन सा बॉन्ड हो जाता है? पाई बॉन्ड हो जाता है। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म होते हैं और ये काफी ज्यादा क्या होते हैं? वीक होते हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनता है और ये बॉन्ड काफी ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। इन केमिस्ट्री अगर किसी एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस सिंगल बॉन्ड को हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोला जाएगा। और किसी केमिकल के बीच में जैसे 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और बाकी के 2 हमारे क्या हो जाते हैं? पाई बॉन्ड्स हो जाते हैं। याद रखिएगा, मतलब किसी भी एलिमेंट के बीच में एक ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और बाकी के जो बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। और मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड किसी भी एटम के बीच में फॉर्म हो सकता है। 4 बॉन्ड तक तो हम जाते ही नहीं है। ठीक है। तो ये बॉन्ड होता है सिग्मा और पाई का, जिसको मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर इन मॉलिक्यूल के बारे में पूछी जाए तो इन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, जो 15th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई होता है, क्योंकि हमने बॉन्ड के बारे में जाना और बॉन्ड के बाद हमने देखा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो अगर किसी के बीच में कोई मॉलिक्यूल है मेरा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब बताओ किसमें जो हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है? इसमें आपको दिख रहा होगा बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है सबसे स्ट्रॉन्गली क्या है? बाउंड है, सबसे स्ट्रॉन्गली बाइंड है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है। 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड के थ्रू वो आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़े हुए हैं। और इसमें जो बाइंडिंग है वो क्या है? लेस है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मुझे बॉन्ड को डिसोसिएट करना है तो इन तीनों बॉन्ड को डिसोसिएट करना मेरे लिए क्या होगा? काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर इन बॉन्ड्स को मुझे डिसोसिएट करना है तो मुझे मोर अमाउंट ऑफ हीट इसको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसी वजह से इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो काफी हाई होता है। कितना होता है? लगभग 945 किलो जूल पर मोल होता है। ऐसे ही रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन हमारा वैली लेस होता है, किससे? फास्फोरस से। उसी के बेस पे बताया गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे। एंटीमनी, आर्सेनिक और जो हमारे फास्फोरस होते हैं इन सभी में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है और ये वेरियस फॉर्म पे हमको मिलते हैं। तो आपने देखा था कि सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है 15th ग्रुप का जो कि N2 के फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है और बाकी का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके फॉर्म पे होता है? जैसे फास्फोरस का पूछा जाए तो P4 के फॉर्म पे एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही हमारे AS4 का होता है, फिर Sb4 का ऐसे ही हमारा Sb4 का भी होता है। ठीक है। तो बाकी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर एटॉमिक स्टेट पूछा जाए कि तो ये सारे के सारे टेट्रा एटॉमिक स्टेट में नेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। और टेट्रा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनमें जो बॉन्ड फाउंड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? एक सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को बनाने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि अगर P4 मॉलिक्यूल की बात की जाए तो P4 मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर हर एक फास्फोरस का अगर मुझे एग्जिस्टेंस पूछा जाए कि नेचर में वो किस स्टेट में मिलता है तो टेट्रा एटॉमिक स्टेट में मिलता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस फॉर्म पे होता है। ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4 मॉलिक्यूल। ठीक है। इसमें कितने PP बॉन्ड है पूछा जाएगा तो ये एक PP बॉन्ड हो गया, ये P और ये P के बीच में ये वाला एक PP बॉन्ड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये आपका पांचवा हो गया। तो इन अ फास्फोरस मॉलिक्यूल हाउ मेनी PP बॉन्ड आर प्रेजेंट आपसे पूछा जाएगा तो टोटल कितने PP बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है? 5 PP बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ फास्फोरस मॉलिक्यूल। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी हमने जाना जिसमें हमको ये बात पता चली कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव इन नेचर की वजह से डायटोमिक स्टेट में नेचर पे एग्जिस्ट करता है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है। और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेट्राएटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनमें सिंगल बॉन्ड फाउंड होता है और उनकी एटॉमिसिटी
4 होती है। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फास्फोरस का, हाई रिएक्टिविटी इन नेचर होते हैं। इसके अलावा हमारे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ इसमें आ जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की। अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, मतलब 15th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हाइड्राइड भी बनाने की एबिलिटी रखते हैं। हाइड्राइड मतलब ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्राइड की अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे पांचों मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मुथ, ये पांचों के पांचों क्या बनाते हैं, हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करूं तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, जिसको अमोनिया के फॉर्म पे बोला जाता है। ऐसे ही फॉस्फीन होता है हमारे फास्फोरस का, आर्सेनिक का आर्सीन होता है जिसको AsH3 के फॉर्म पे आप शो कर सकते हो, और जो एंटीमनी होता है उसका SbH3 में रिप्रेजेंटेशन है, और बिस्मुथ का BiH3 के फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। मतलब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो S और P, S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और P में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो S ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस के क्या होता है, ज्यादा नजदीक होता है। ज्यादा नजदीक होने की वजह से ये जो S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाने की वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन के लिए वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इस हिसाब से ही ये हाइड्राइड हमारा फॉर्म होता है जिसमें अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबाइन और बिस्मुथाइन जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं। इसके अलावा कुछ लाइटर एलिमेंट्स की बात करूं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सीन की, तो ये टेट्राहाइड्राइड टाइप का भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि इसमें अगर स्ट्रक्चर देखोगे S और P का तो नाइट्रोजन में तो 2 सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसमें 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल प्रेजेंट होगा। तो जैसे जैसे सेल का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, कम हो जाती है, या उनके बॉन्डिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करने चाहते हैं, अट्रैक्ट करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से लाइटर एलिमेंट का मतलब क्या है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो जो एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब ऊपर के एलिमेंट मेरे कैसे हो गए, लाइटर वेट के हो गए, जिसका डेंसिटी लाइटर हो जाएगा, और नीचे वाले जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है उनका एटॉमिक मास भी बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक जो कि ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको लाइटर एलिमेंट के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया है, और ये लाइटर एलिमेंट ही टेट्राहाइड्राइड बनाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मेटल की क्वांटिटी कितनी हो गई है, डबल हो गई है। दैट मींस ये डाइमर के फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के टेट्राहाइड्राइड की अगर बात की जाए, ट्राईहाइड्राइड में क्या बनता है, अमोनिया बनता है, हमने देख लिया। टेट्राहाइड्राइड की बात की जाए तो NH2 सिंगल बॉन्ड हमारा क्या होता है, NH2 होता है। इसको किस फॉर्म पे लिखा गया है, N2H4 के फॉर्म पे लिखा गया है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्राजीन बोला जाता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा किसी किसी केमिकल रिएक्शन में। इसके बाद फास्फोरस भी इसी टाइप का एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको P2H4 के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। दैट इज अ डाइफॉस्फाइन इसको बोला जाता है। और डाई आर्सीन किसको बोला जाएगा, जो AS2H4 के फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो लाइटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सॉरी एस एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करता है, जिसकी वजह से ये टेट्राहाइड्राइड तक के मॉलिक्यूल को बनाने की क्या रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। जो हमारे 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो, मतलब हाइड्राइड ये आसानी से बना सकते हैं, आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद 15th ग्रुप एलिमेंट का जो प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। तो आपको केमिकल इक्वेशन दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या किया है, जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है, मतलब
जो नाइट्रोजन है वो मैग्नीशियम नाइट्राइड के सोर्सेज से हमको मिल रहा है, और इस सोर्सेज का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में जो अमोनिया गैस है वो इवापोरेट हो जाती है। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट का रिएक्शन अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक्सेस में कराया जाए तो हमारा फॉस्फीन बनता है। और ये जो फॉस्फीन वाला इक्वेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉस्फीन फॉस्फोजीन ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जिंक आर्सिन का रिएक्शन हम किससे के साथ कराएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएं, तो भी हमको क्या मिलता है, आर्सिन हाइड्राइड मिल जाता है, ठीक है। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, जितने भी हमारे 15th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, तो ये 15th ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड की, तो सारे के सारे हाइड्राइड क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो अमोनिया को छोड़कर सारे जो हाइड्राइड्स हैं हमारे, जैसे फॉस्फीन हो गया, आर्सिन हो गया, बिस्मुथाइन हो गया, ये सारे के सारे पॉइजनस होते हैं। इनके थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NH3 होगा, उसके बाद PS3, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, BiH3 होगा। क्यों स्टेबल कम होगा, बिकॉज जैसे टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से वो अदर इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो उसकी अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब वो आसानी से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ना। डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो रहा है, क्यों, देखो ये मेरा बिस्मिथ है, ठीक है, और ये मेरा हाइड्रोजन है। अब ये बिस्मिथ ये कौन से सेल में प्रेजेंट होता है, आई थिंक ये 5th सेल में प्रेजेंट होगा, 5th या 6th या 7th सेल में प्रेजेंट होगा। तो डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस से देखोगे तो कितना ज्यादा बढ़ गया। अब इतना ज्यादा बढ़ गया तो बिस्मिथ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसको और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो न्यूक्लियस से तो ये किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नल हो गया, ठीक है। तो जब ये हाइड्राइड बनाता है तो बनाने के बाद अगर इस हाइड्राइड के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना हो तो ये आसानी से रिलीज कर देगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है इसके अंदर क्या है, काफी लेस है। मतलब ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, हम ये समझेंगे। तो अगर इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, मतलब इसका स्टेबल नेचर कैसा है, लेस है, तभी तो ये ऐसा कर पाया ना, कि आसानी से उसके पास जो हाइड्रोजन था उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसी बेस पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो अमोनिया से लेकर जब बिस्मुथाइन तक जाते हैं तो बिस्मुथाइन का सबसे कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि बिस्मुथाइन आसानी से अपने हाइड्रोजन को या जो H+ आयन है उसको रिमूव करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ फील नहीं करता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे बोला गया है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो स्टेबिलिटी नेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है बेसिक नेचर। जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं हमारे 15th ग्रुप एलिमेंट के, चाहे अमोनिया की बात करें, फॉस्फीन की बात करें या आर्सिन की बात करें, ये सारे के सारे इनका जो बेसिक नेचर होता है वो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आसानी से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। कल ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको बोला जाता है लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लुईस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लुईस एसिड इसको बोला जाता है जैसे NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बोला जाता है लुईस बेस। क्या बोला जाता है, लुईस बेस बोला जाता है। और जो आपका BF3 मॉलिक्यूल होता है इसको बोला जाता है लुईस एसिड, ठीक है। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो लोन पेयर, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, दिस इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसको बोला जाता है बेस, और लुईस बेस। और जो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है उसको क्या बोला जाएगा, लुईस एसिड बोला जाएगा। तो अब देखो 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 15th ग्रुप के एलिमेंट की अगर बात करूं मैं तो सब में क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ये मेरा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और ऐसे ही आर्सेनिक की बात करूं
और एसबी की बात करूं और बिस्मिथ की बात करूं, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आसानी से, सबसे आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? बिस्मिथ दे सकता है। बिस्मिथ क्यों दे सकता है? क्योंकि बिस्मिथ का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं है, तो आसानी से इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो जितनी आसानी से ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ही ज्यादा ये कौन से नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो जो हमारा बेसिसिटी होता है बिस्मिथ का, वो अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो कैसा होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अदर एलिमेंट की मैं बात करूं, तो जैसे अमोनिया की बात करूं तो वो बिग बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, फॉस्फीन की बात करूं तो वो बिग बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ नेचर यहाँ पे बताए गए थे। और रेड्यूसिंग नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है, वो अगर आप रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करोगे, मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर बताया गया है रेड्यूसिंग टेंडेंसी का, सबसे ज्यादा किसकी है? अमोनिया की है, फिर फॉस्फीन की है, फिर आर्सिन की है, फिर स्टीबाइन की है, और उसके बाद आपकी किसकी है? बिस्मुथाइन की है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली किसमें होगा? नाइट्रोजन में होगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें प्रेजेंट होता है? जो हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड के बारे में बताया गया है, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, चलिए।